हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चाहे हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात करें, चाहे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात करें, ये दोनों टॉपिक्स हमारे किसके साथ लिंक करते हैं? इट लिंक विद द टॉपिक ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर ही हम इन दोनों लॉज को पढ़ते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है। अभी तक अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स में दीप्ति में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप जाकर वो वाली क्लास जरूर देखें। अब यहाँ पे आज की क्लास में हम क्या क्या देखेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज कार्डिनल यूटिलिटी, देन हम देखेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वन कॉमोडिटी केस एंड टू कॉमोडिटी केस, और दोनों केसेस की हम डायग्राम और टेबल भी डिस्कस करेंगे सो दैट आपको अच्छे से समझ आ सके। अब यहाँ पे जो पीडीएफ होगी क्लास की, वो मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी और उसका लिंक भी आपको क्लास के बाद मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। तो आप वहां से पीडीएफ एक्सेस भी ले सकते हैं। पीडीएफ में कंप्लीट नोट्स होंगे आज की क्लास के, तो आप वहां से उसको यूज कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियोस वैल्यूएबल लगती है देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है आपका एक लाइक एक शेयर, सो प्लीज लाइक इट। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि जो हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है ये किसके साथ लिंक करता है? इट लिंक विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। कल हमने कार्डिनल यूटिलिटी देखा था कि कार्डिनल यूटिलिटी होता क्या है। कार्डिनल यूटिलिटी में इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हम यूटिलिटी दैट इज द सेटिस्फेक्शन, जो यूटिलिटी क्या है? सेटिस्फेक्शन, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। मतलब हम यूटिलिटी को क्या करते हैं? हम यूटिलिटी को क्वांटिफाई करते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हम यूटिलिटी को क्वांटिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को यूज कर रहे हैं। अगर हम यूटिलिटी को क्वांटिफाई नहीं करेंगे, रादर देन क्वांटिफाइंग, हम क्या करेंगे? हम रैंक्स के बेसिस में बताएंगे। हम यहाँ पे ऑर्डरिंग कर देंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमें पहले नंबर पे ये प्रेफर करते हैं, हम सेकंड नंबर पे हम ये प्रेफर करते हैं, थर्ड नंबर पे हमने ये प्रेफर किया। लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं आपको चिप्स कोल्ड ड्रिंक और कॉफी में से क्या पसंद है, आपने बोला कि फर्स्ट नंबर पे आई लाइक कॉफी। ठीक है, तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया? फर्स्ट प्रेफरेंस आपने दिया कॉफी को। तो आपके लिए सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन, सबसे ज्यादा यूटिलिटी कहाँ से मिलेगी? वो कॉफी से मिलेगी। सेकेंडली आपने बोला कि मैं सेकंड प्रेफरेंस प्रेफर करता हूँ चिप्स। तो सेकंड प्रेफरेंस आपकी किसके लिए होगी? चिप्स के लिए होगी। मतलब अगर सेकंड टाइम आप देखें कि आउट ऑफ दीज थ्री आइटम्स कौन सी आइटम आपको सबसे ज्यादा यूटिलिटी देती है, पहली आपने बता दी कॉफी, तो सेकंड रैंक आपने दे दिया चिप्स को, और थर्ड में आप क्या करोगे? कोल्ड ड्रिंक को। तो आप वहां पे ये नहीं बताओगे कि मेरे को कॉफी से 10 यूटिल्स यूटिलिटी मिलती है। हम रैंकिंग के टाइम ये नहीं बात करते। रैंकिंग के बारे में हम बात करते हैं इन केस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी, जो हम आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में मैं आपके साथ ऑर्डिनल यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी। अभी के लिए आप याद रखें, जब हम कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यूटिलिटी को हम क्या करते हैं? हम क्वांटिफाई करते हैं, और यूटिलिटी को क्वांटिफाई करने के लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं दैट इज यूटिल। क्या यूनिट है? यूटिल। तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, 1 कप ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करने से अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने अपनी यूटिलिटी को क्वांटिफाई कर दिया, नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। और यूटिल इज अ यूनिट जो हम यूटिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं लेंथ को मेजर करने के लिए आप कौन सा एसआई यूनिट यूज करते हैं? देन इट्स मीटर, मीटर को यूज करते हैं। तो वैसे ही यूटिल को हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस यूटिलिटी। क्लियर? अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे बात करते हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इस लॉ के बारे में बात करें, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये लॉ हमें क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है कि हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एम करते हैं टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी। मतलब हम जब भी मार्केट के अंदर जाकर कंजप्शन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी जो
यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो सके, जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो मैक्सिमाइज हो सके। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, लेट से मेरे पास 20,000 रुपीज है, तो 20,000 रुपए का मुझे फोन लेना है। क्या मैं मार्केट में जाकर कोई भी रैंडम फोन उठाकर आ जाऊंगी? नहीं। मैं एक ऐसा फोन उठाऊंगी जिसमें जो फीचर्स मुझे चाहिए। अगर मुझे बेटर कैमरा चाहिए तो मैं वो फोन उठाने जाऊंगी मार्केट में, वो फोन परचेज करूंगी मार्केट में जाकर जो मुझे वो बेटर कैमरा का फीचर प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे जब मैंने 20,000 रुपीज स्पेंड किए तो मैंने क्या किया, मैंने रिटेल शॉप से क्या मांगा, मैंने डिमांड किया कि मुझे वो मोबाइल प्रोवाइड करो जिसमें बेटर कैमरा फीचर है। अब यहाँ पे अगर मैं बेटर कैमरा फीचर वाला फोन लेकर आ रही हूँ 20,000 में, तो उसने वो फोन क्या करेगा, वो मेरी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा, वो मुझे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा प्रोवाइड करेगा। अदर देन दैट, अगर मुझे फोन चाहिए और उस दुकानदार के पास अच्छा कैमरा वाला फोन ही नहीं है, क्या मैं उतना ज्यादा सेटिस्फाई होकर आऊंगी? शॉप से नहीं होकर आऊंगी। तो हाँ, कहने का मतलब ये है कि मुझे जब भी स्पेंडिंग करनी है तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगी। ये तो मैंने आपको बताया वन कॉमोडिटी केस के एग्जांपल। लाइकवाइज अगर हम बात करें, मेरे पास महीने में 40,000 रुपीज है जिसको मुझे स्पेंड करना है, जिसको मुझे ओवरऑल मंथली एक्सपेंस के लिए यूज करना है। तो क्या उस 40,000 रुपए में से मैं सिर्फ जाकर अपनी कोई ट्रिप प्लान कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। द रीजन बीइंग, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीपल चीजों पे उसको स्पेंड करना पड़ेगा सो दैट जो मेरी ओवरऑल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी, मैं वर्ड क्या यूज कर रही हूँ, मैं टोटल यूटिलिटी वर्ड यूज कर रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो 40,000 रुपीज को मैं उस तरीके से स्पेंड करूंगी सो दैट जो मेरी टोटल यूटिलिटी है, जिसको हम ओवरऑल यूटिलिटी बोलते हैं, वो मेरी मैक्सिमाइज हो सके। तो हम लोग जब भी स्पेंडिंग करते हैं, हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग अपनी सेटिस्फेक्शन, अपना यूटिलिटी लेवल को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। इट एम्स टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी। अब ये जो राइट अप है इसमें हम बाद में आएंगे, पहले मैं आपके साथ वन कॉमोडिटी केस डिस्कस करूंगी, देन मैं आपके साथ टू कॉमोडिटी केस डिस्कस करूंगी, फिर मैं आपके साथ राइट अप में वापस आऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे वन कॉमोडिटी केस पे, देन हम बात करेंगे टू कॉमोडिटी केस पे। और याद रखना, इस लॉ के बारे में अगर हम बात करें तो वन कॉमोडिटी केस हो या टू कॉमोडिटी केस हो, दीज आर वेरी सिंपलिस्टिक केसेस। इन रियलिटी ऐसे केसेस एग्जिस्ट नहीं करते। हम क्या अपनी टोटल इनकम को जब स्पेंडिंग के लिए लेकर जाते हैं, या मैं आपसे पूछूं कि एक मंथ में जो आप स्पेंडिंग करते हैं वो सिर्फ आप एक या दो आइटम्स के ऊपर स्पेंड करते हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो याद रखना, हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम यहाँ पे वन कॉमोडिटी केस और टू कॉमोडिटी केस को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब आप लॉ ऑफ इक्वे मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं तो ये एन नंबर ऑफ आइटम्स के ऊपर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपके साथ वन कॉमोडिटी केस डिस्कस करूंगी सबसे पहले, देन हम आएंगे टू कॉमोडिटी केस पे। अब यहाँ पे वन कॉमोडिटी केस के बारे में अगर हम बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज करेगा, क्या वो वन नंबर ऑफ यूनिट, टू नंबर ऑफ यूनिट, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, कितने करेगा, वो डिपेंड करेगा। नंबर वन, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उसकी इनकम के ऊपर, क्योंकि आप सबको पता है इनकम इज अ कांस्टेंट। हम कितना स्पेंड करेंगे, जितनी हमारी इनकम होगी उसी के बेसिस पे हम स्पेंड करते हैं। पहला फैक्टर जिसपे हमारी स्पेंडिंग डिपेंड करने वाली है, दैट इज द इनकम। और सेकेंडली हम क्या देखते हैं, कंज्यूमर कब तक स्पेंड करेगा, जब क्या होगा, एम यू एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी is becomes equal to the ratio of marginal utility of x divided by price of x। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हमारा MUM दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और हमारा MUX डिवाइडेड बाय PX, इन दोनों में क्या है, MUM क्या है और MUX अपॉन PX क्या है। देखिए, आपको ये तो पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता क्या है, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, नहीं आता वापस जाकर क्लास देखिए, रिवाइज करिए। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आपको पता है। और अब यहाँ पे जब हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बारे में बात कर रहे हैं,
हम लोग बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम उसको खर्चे नहीं तो कहीं ना कहीं वो हमें एक सेटिस्फेक्शन देता है कि भाई मेरे कबर्ड के अंदर इतने पैसे पड़े हुए हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमें क्या बताता है, हमें उसी कंफर्ट के बारे में रिमाइंड करवाता है ऑफ हैविंग मनी सेव फॉर अनएक्सपेक्टेड नीड्स। ठीक है, तो जब हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बारे में बात करते हैं तो ये सेटिस्फेक्शन के बारे में बात करता है। किसके, कौन सी सेटिस्फेक्शन, प्राइमरीली हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो पैसा पड़ा हुआ है हमारी कबर्ड्स के अंदर, हमारे पर्स के अंदर, हम उस पैसे की उस पैसे से जो सेटिस्फेक्शन डिराइव कर रहे हैं हम उसके बारे में बात करते हैं बाय कंसीडरिंग द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब जब हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्पेंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम कोई पैसा खर्च कर रहे हैं, जब मैंने लेट से 10 रुपए खर्च किए और 10 रुपए खर्च करने के बाद मैंने ये पेन परचेज किया। अब जब मैंने पैसा खर्च किया और ये पेन परचेज किया तो कहीं ना कहीं मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो ये कब सेटिस्फेक्शन मिली, जब मैंने पैसा खर्च किया, स्पेंडिंग के बाद सेटिस्फेक्शन मिली। तो ये जो स्पेंडिंग वाली सेटिस्फेक्शन है वो मैं किससे बात करती हूँ, एम यू एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स। तो प्लीज नोट डाउन, एम यू एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स फोकसेस ऑन मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फेक्शन फ्रॉम स्पेंडिंग मनी। ठीक है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए सो दैट जब आप कहीं पढ़ रहे होंगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे दूसरा लिखिए एम यू एम, इट फोकसेस ऑन द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हैविंग मनी इन जनरल। ठीक है, फुल स्टॉप, इट रिमाइंड्स यू ऑफ द कंफर्ट ऑफ हैविंग मनी सेव फॉर अनएक्सपेक्टेड नीड्स। हम इसको जनरलाइज देखते हैं बट अगर हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है हम सेविंग के पर्पज से इसको थोड़ा ज्यादा देखते हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, हम उसमें देखते हैं। अब अगर आप मुझे बताइए, कॉन्सेप्ट को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब मुझे बताइए, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, उस पैसे को, जितना पैसा आपके पास पड़ा हुआ है कबर्ड्स के अंदर, उस पे वो पैसा आपको दे रहा है लेट से 4 यूटिल ऑफ यूटिलिटी दे रहा है अगर आपके पर्स में पैसा पड़ा हुआ है। अगर आप उस पैसे को स्पेंड करो और जो कॉमोडिटी आप वहां से परचेज कर रहे हो उससे आपको 5 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिल रही है। इसका मतलब वाइल स्पेंडिंग सेम पैसा मुझे ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है। तो क्या मुझे स्पेंडिंग करनी चाहिए? यस, डेफिनेटली मुझे स्पेंडिंग करनी चाहिए बिकॉज मेरा एम क्या था, माई एम इज टू मैक्सिमाइज माई यूटिलिटी। तो अगर मुझे वो ज्यादा यूटिलिटी देगा तो मुझे स्पेंडिंग करनी चाहिए। तो इस समय मैं स्पेंडिंग करूंगी। लेकिन जो 4 यूटिल, बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हमने देखा था अंडर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, हमने देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। अगर मेरे को 4 यूटिल मिल रही है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, लेकिन आफ्टर स्पेंडिंग मुझे 3 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिल रही है, ये जो एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स है 3 यूटिल्स है, मतलब स्पेंडिंग के बाद तो मुझे 3 यूटिलिटी मिल रही है फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ मनी। तो क्या मुझे बताइए, मुझे स्पेंड करना चाहिए? द आंसर शुड बी नो। तो मैं कब तक स्पेंड करूंगी, जब तक एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम हो जाएगा। मतलब जो पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है वहां से जो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है दैट मस्ट बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी जो मुझे स्पेंडिंग के बाद मिल रही है। क्लियर, समझ आया? अब मैंने एज्यूम किया कि मेरे पास जो प्राइस है कॉमोडिटी का दैट इज 4 रुपी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, 4 यूटिल्स। और मैं ये भी एज्यूम करती हूँ इनकम इज इक्वल टू आपके पास 20 रुपीज इनकम है। देखिए, अगर आप ये जो मैंने एग्जांपल उठाई है ये मैंने उठाई है टीआर जेन से, जो वन कॉमोडिटी केस है। ये जो मैंने टेबल आपके साथ शेयर किया है ये मैंने टीआर जेन से किया है। वहां पे इनकम उन्होंने कंसीडर नहीं की, लेकिन मैं आपको इनकम के साथ बता रही हूँ आई एम कंसीडरिंग कि हमारे पास जो इनकम है दैट इज 20 रुपीज। अब यहाँ पे हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है 4 यूटिल, प्राइस ऑफ एक्स है 4 रुपी। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं हमारे पास एम यू एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, जिसकी जगह मेरे पास क्या आएगा 4, 20 डिवाइडेड बाय 4 क्या आया 5, 18 डिवाइडेड बाय 4 4.5, 16 डिवाइडेड बाय 4 4, 10 divided by 4 it comes to be 2.5,
जीरो डिवाइडेड बाय 4, जीरो -5 डिवाइडेड बाय 4, -1.25। अब जो मैंने आपको समझाया है हम उस बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, तब तक जितना मैंने समझाया आई होप आपको समझ आ रहा है। हमारे केस में हमने क्या लिया, हमने लिया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दैट इज इक्वल टू 4। तो वो थ्रू आउट 4 रहेगी, बिकॉज याद रखना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम इस एजम्पशन पे काम कर रहे हैं, तो एजम्पशन कांट बी चेंज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू 4। तो 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 is greater than 4, 4.5 is greater than 4, 4 is equal to 4। ठीक है, 2.5 is less than 4। अब मुझे बताइए, जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है उससे आपको 4 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिल रही है, लेकिन अगर आप स्पेंड करेंगे उस पैसे को तो आप 2.5 यूटिल्स यूटिलिटी अचीव कर पा रहे हैं। तो क्या आपके लिए उसको स्पेंड करना फिजिबल होगा? नहीं होगा। इसका मतलब हम फोर्थ यूनिट को तो स्पेंड नहीं, फोर्थ यूनिट को तो परचेज नहीं करेंगे। और मैंने आपको क्या बताया था, हम कब तक परचेज करते हैं, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना हो जाए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की वैल्यू इज इक्वल टू हो जाए किसके बराबर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। और ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, ये हमें थर्ड यूनिट में मिल रहा है। आप समझ भी पा रहे होंगे, जब तक मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है मैं स्पेंड करूंगी। फर्स्ट केस भी ऐसा ही है, सेकंड के टाइम भी ऐसा ही है। और मैं फाइनली कब तक स्पेंड करूंगी, जब तक मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मस्ट बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। ऐसा ही होगा। तो हम थर्ड यूनिट तक जाएंगे। अब मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि इनकम हमारी कितनी है, इनकम 20 रुपीज है। देखिए, इनकम मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, जब आप टीआर चेन में एग्जाम्पल देखेंगे वहां पे इनकम मेंशन नहीं है, बट इनकम कांस्टेंट तो होता है हमेशा। तो हम लोग इनकम को लेकर जाएंगे। इवन जब आप आहूजा में देखेंगे तो टू कॉमोडिटी केस में उन्होंने वहां पे आहूजा में टू कॉमोडिटी केस जब हम करते हैं तो इनकम उन्होंने कंसीडर की है। ठीक है, तो मैं आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पे भी इनकम लूंगी। और मैं आपको बता दूं, अब ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है कि इनकम जो है, इनकम लेवल जो है आपका, हम हमें पूरी इनकम स्पेंड करनी है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी ये नहीं बोलता कि आपको सारी इनकम सेव कर, आपको सारी इनकम कंज्यूम करनी है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी के अंदर हम कंजप्शन के बारे में भी बात करते हैं, हम सेविंग्स के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि एमयूएम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हम सेविंग वाले पार्ट को लेकर आ रहे हैं। तो 20 रुपए अगर आपके पास है, आपने कितने लिए, आपने 3 यूनिट्स लिए। कितने यूनिट्स लिए, 3 यूनिट। जब आपने 3 यूनिट लिए तो प्राइस ऑफ 1 यूनिट क्या था, 4 रुपीज। आपने स्पेंड कितना किया, आपने स्पेंड किया 12 रुपए। अब 12 इज क्लियरली लेस देन 20 रुपीज, 12 रुपए तो कम है ना 20 रुपए से। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप आपके पास जितना पैसा बचा है उसमें से सिर्फ 12 रुपए को कंज्यूम कर रहे हैं और 8 रुपए को क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो यहाँ पे जो बात मुझे आपको बतानी है वो ये है कि हम लोग सारी इनकम को कंज्यूम नहीं करते। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी पे हम बोलते हैं कि हमारी जो स्पेंडिंग है वो विद इन द इनकम लिमिट होनी चाहिए। क्लियर? तो ये है आपका वन कॉमोडिटी केस, इसकी डायग्राम बनाएंगे। अब डायग्राम वाला पार्ट जब मैं बनाऊंगी, ठीक है, प्लीज नोट डाउन, आप लोग डायग्राम बनाएं साथ में। हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किया था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे मैंने आप लोगों के साथ वहां पे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लिया था और वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया था, मार्जिनल यूटिलिटी लिया था। और हम यहाँ पे भी वही करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, हमने बोला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे लेट अस अज्यूम कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, 4। ठीक है, तो ये मैंने बोला कि इट इज 4 और मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। कि चाहे मैं 1 यूनिट खर्च कर रही हूँ
तो मेरे को 4 यूटिल्स यूटिलिटी मिल रही है, मेरे पास सेकेंड जो रुपी है वहां से भी जो मेरे पास मार्जिन यूटिलिटी आ रही है दैट इज 4 यूटिल, थर्ड रुपी से भी मेरे पास 4 यूटिल आ रही है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। अब हमारा क्या था, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स। अब अगर आपको याद होगा तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या है, इट इज डिमिनिशिंग। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी याद आ रहा है। और हमने जैसे वहां पे बनाया था ना, हमने इस तरीके की कर्व ये बनाई थी, आपको याद होगा, MUX। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी यही बनाते हैं। लेकिन फर्क क्या है, अगर आप MUX डिवाइडेड बाय PX पे आए तो आपको तब भी दिख रहा होगा 5, 4.5, 4, 2.5, यहाँ पे भी वो डिक्लाइन कर रहा है। तो ये कर्व हमारी किसकी है, हमारी MUX डिवाइडेड बाय PX की कर्व है हमारी ये। हम इसको क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय PX। अगर मुझे यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स की कर्व बनानी होती तो मेरी इसके आगे लाइन आती, राइटवर्ड्स लाइन आती, बट मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं ये ड्रॉ नहीं करूंगी। और मैंने इक्विलिब्रियम पे क्या बताना है, मैंने बोला इक्विलिब्रियम मेरा वहां पे आएगा जहां पे मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी मस्ट बी इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जो पॉइंट है ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ये क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो ये हमारा क्या था, वन कॉमोडिटी केस जो आपको इन डिटेल पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे टू कॉमोडिटी केस की। अब देखिए टू कॉमोडिटी केस में हम कॉमोडिटी एक्स को कंज्यूम कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली वी आर कंज्यूमिंग कॉमोडिटी वाई। हम दो कॉमोडिटीज को कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे कि हमारा जो कॉमोडिटी एक्स है उसका प्राइस कितना है, उसका प्राइस है 2 रुपीज। प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रुपीज एंड प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 रुपीज। हमने दो अलग अलग प्राइसेस ले लिए और ये एग्जाम्पल जो मैंने ली है वो आहूजा से ली है। आप जब बुक पढ़ेंगे तो आप आहूजा पढ़ना, बट वहां पे बुक में क्या है, बुक में आप मे भी कंफ्यूज हो जाएं, बट याद रखना वहां पे मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी को 5 यूटिल्स एज्यूम करना है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, स्टार्टिंग से मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे ये लॉ एज्यूम करता है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और यहाँ पे जो आपका कंज्यूमर है वो कब इक्विलिब्रियम पे होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई होगा, इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। तो यहाँ पे हमने बोला कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है दैट इज द 5 यूटिल। इस ये एजम्पशन है आपके लिए, वो 5 की जगह 6 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम लोगों ने बोला कि कंज्यूमर आपका टू कॉमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम पे होगा जब ये कंडीशन पर्टिकुलरली हमारी सेटिस्फाई होगी। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास हियर वी हैव मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। और आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है वो भी डिमिनिश कर रही है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई भी डिमिनिश कर रही है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हमने प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई को कंसीडर करना है। मैंने बोला प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो 20 डिवाइडेड बाय 2, 10, 18 डिवाइडेड बाय 9, सॉरी 18 डिवाइडेड बाय 2, 9, 16 डिवाइडेड बाय 2, 8, 14 डिवाइडेड बाय 2, 7, 12 डिवाइडेड बाय 2, 6, 10 डिवाइडेड बाय 2, 5। ठीक है, ये आपको समझ आया हमारा टेबल। MUX को हमने MUX अपॉन PX पे कन्वर्ट कर दिया। लाइक वाइज MUY डिवाइडेड बाय PY करना था और यहाँ पे हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 3 से, बिकॉज वी ऑलरेडी टेक 3 एज प्राइस ऑफ कॉमोडिटी Y। तो 24 डिवाइडेड बाय 3 मैंने किया 8 आया, 21 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 7 आया, 18 डिवाइडेड बाय 3 किया 6 आया। लाइक वाइज टेबल बनाया। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने दो हाईलाइट की हैं वैल्यूज, एक 6, 6, एक 5, 5। अब यहाँ पे चाहे मेरा ये हो 6 और 6 हो, तो ये मेरी क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाय PY।
ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर रहे हैं, 6 6 वाला भी और 5 5 वाला भी, दोनों जगह ये कंडीशन सेम है। बट हमें क्या देखना है, हमें इसको इक्वेट करना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से। अब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी मिल रही है मुझे, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मैंने एज्यूम किया 5 यूटिल्स है, ठीक है। तो 5 यूटिल है हमारा, तो इसी लॉजिक से चलना। मे बी आप जब अहूजा पढ़ोगे तो इस पार्ट में आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगे, लेकिन हमने जब बोला कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, तो मैंने एज्यूम किया 5 यूटिल है, और वो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। तो 5 यूटिल, तो इसका मतलब मेरा पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 6 यूनिट ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस 3 यूनिट्स ऑफ वाई, प्लस 3 यूनिट्स ऑफ वाई। मैं कितना कंजप्शन करूंगी, 6 यूनिट्स ऑफ एक्स प्लस 3 यूनिट्स ऑफ वाई, मैंने इतना कंजप्शन किया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 6 यूनिट्स ऑफ एक्स प्लस 3 यूनिट्स ऑफ वाई, हाँ अगर हम इसको इनकम के थ्रू भी देखें, इनकम वाला पार्ट मैं सिर्फ आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज जब भी आप एग्जाम्पल फ्रेम करें एग्जाम में बैठ के, तो कहीं आपका इनकम के ज्यादा ना वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इनकम वाला पार्ट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब हमारे पास कितनी इनकम, हमारे पास 6 इंटू एक्स, एक्स का प्राइस कितना है 2, प्लस 3 इंटू 3, 6 2 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। तो हम लोगों ने कितना स्पेंड किया, हम लोगों ने स्पेंड किया 21 रुपीज। हमारी इनकम कितनी थी, हमारी इनकम थी 24 रुपीज, ठीक है। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ, इट्स नॉट लाइक कि हमारे पास, सॉरी सॉरी, ठीक है, हमारा ये 21 आया, बट मैंने वैल्यू गलत ले ली है, जस्ट अ सेकेंड। हम लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं 6x प्लस 4y, 6x प्लस 4y कंज्यूम कर रहे हैं। तो 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 3 ज़ा 12, तो हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल में एंटायर 24 रुपीज को क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप सिर्फ 24 रुपीज सारे कंज्यूम कर लेते। अगर आप यहाँ पे 21 रुपी भी स्पेंड करते, इवन एट दैट टाइम भी हम लोग क्या कहते, हम लोग बोलते हम इतना ही कंज्यूम करेंगे, हम बाकी अमाउंट क्या करेंगे, हम बाकी अमाउंट सेव करेंगे, ठीक है। मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बस याद रखना, ये मेरी जो वैल्यू थी वो 24 के बियॉन्ड नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। 24 से ज्यादा अगर आती तो गलत होता, लेकिन मेरे को कितना कंज्यूम करना है, विद इन द इनकम रेंज। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पे 1 कॉमोडिटी केस हमने किया, हमने 2 कॉमोडिटी केस भी किया। अगर मुझे अब इसकी डायग्राम बनानी हो, मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जैसे 1 कॉमोडिटी केस वाली डायग्राम बनाई थी, लाइक वाइज मैं यहाँ पे 2 कॉमोडिटी केस की डायग्राम बनाऊंगी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हम लोग यहाँ पे दो अलग अलग डायग्राम्स को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक डायग्राम मैं ये ले लेती हूँ, ये डायग्राम मैंने ली कॉमोडिटी एक्स की, क्वांटिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अगर मुझे कॉमोडिटी एक्स के लिए बनाना हो, तो हमने जैसे 1 कॉमोडिटी केस में किया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, और हियर वी हैव द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। और मुझे अगर गुड वाई की करनी हो, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की तो लाइन सेम रहेगी, बिकॉज दोनों गुड्स के टाइम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। और मेरे पास ये आ जाएगा MUY डिवाइडेड बाय PAY, यही आएगा। अब मैं बेसिकली कुछ नहीं कर रही, मैं इन दोनों फिगर्स को कंबाइन कर रही। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहां से इस फिगर को भी यहाँ पे ही बनाऊंगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी तो कांस्टेंट है मेरा। अब यहाँ पे एक लाइन आएगी जो मेरी इसको इंटरसेक्ट करेगी। अब यहाँ पे ये इंटरसेक्ट क्यों करेगी, बिकॉज जो हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, MUX डिवाइडेड बाय प्राइस एक्स इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये जो हमारी कंडीशन थी ये फुलफिल हो रही है। तो ये आपकी डायग्राम है जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर, 2 कॉमोडिटी केस भी समझ आया।
अगर हमारे पास एन कमोडिटीज होती तो हम वहां पे क्या करते, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ first commodity divided by price of commodity 1 is equal to marginal utility of second commodity divided by price of commodity 2 must be equal to marginal utility of n commodity divided by price of nth commodity must be equal to the marginal utility of money. Clear? तो ये आपका आता, समझ आया? अब हम राइट अप की तरफ जाते हैं, ठीक है, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. प्लीज रीड इट. लॉ ऑफ Law of equimarginal utility states that the consumer allocates their resources among different goods in such a way that the marginal utility obtained from the last unit of currency on each good is equal. हमने last currency कहाँ पे spend की? अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हम लोग यहाँ पे थर्ड यूनिट में हम लास्ट करेंसी स्पेंड कर रहे हैं. ठीक है, इससे पहले अगर आप देखेंगे, इससे पहले तो दैट इज ग्रेटर देन marginal utility of x divided by price of x is greater than marginal utility of money. हम लास्ट मनी के बारे में बात कर रहे हैं, लास्ट रुपी स्पेंड के बारे में बात कर रहे हैं. This principle highlights the rational behavior of consumers aimed at maximizing utility. Clear? तो ये है आपका लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी. आई होप आपको समझ आया. फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. तो ये पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. कल हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे और साथ साथ साइमल्टेनियसली प्लीज रिवाइज करिए. Thank you for watching. See you in the next class. Thank you.